चलिए जी, जनरल मीटिंग में आज का टॉपिक है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। आजकल पोस्टल बैलेट की व्यवस्था जो है वो बहुत कम हो गई है। पोस्टल बैलेट तब लाया गया था जब सरकार ने ये देखा, पार्लियामेंट ने ये देखा कि भाई किसी कंपनी के 10,000 मेंबर हैं, ठीक, तो 10,000 मेंबर के हिसाब से पार्टिसिपेशन हो रहा है केवल 100 लोगों का, मीटिंग में आए केवल 100 लोग, तो 100 लोग 10,000 लोगों का भाग्य तय कर रहे हैं। ये तो गलत है, क्या किया जाए। उस समय इंटरनेट इतना था नहीं, घर घर में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये तय किया गया कि कंपनी क्या करेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, कंपनी की जिम्मेदारी बनाई गई कि भाई रिजोल्यूशन को एक पेपर पे लिखो और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू, चिट्ठी के माध्यम से हर मेंबर के घर तक उस रिजोल्यूशन को भेजो। ठीक है जी। कंपनी का काम क्या था, रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करे, उसको पोस्ट करे और वो हर एक मेंबर के यहां तक पहुंचे, फिर मेंबर उसको खोलता था। जब मेंबर उसको खोलता था तो उसमें एक कागज निकलता था। उस कागज पर अलग अलग रिजोल्यूशन लिखे होते थे, जितने भी रिजोल्यूशन है जिन पर भी वोट होना है, और वहीं पर उसके वोट का इंतजाम होता था कि आप फेवर में वोट करना चाहते हैं या अगेंस्ट में वोट करना चाहते हैं। ठीक है जी। अगर फेवर में वोट करना चाहते हैं तो फेवर वाले ब्लॉक में आप टिक कर दीजिए, अगर अगेंस्ट में वोट करना चाहते हैं तो अगेंस्ट वाले में टिक कर दीजिए। इस कागज के साथ कंपनी साथ में भेजती थी एक लिफाफा। आपको ये कागज फोल्ड करके इस लिफाफे में डालना है और इस लिफाफे के ऊपर पहले से ही पोस्टेज स्टैंप लगी हुई होती थी, आपको पोस्टेज स्टैंप नहीं लगानी, और कंपनी का नाम, एड्रेस पूरा यहाँ पर लिखा होता था। बस आपको इसको फोल्ड करके इस लिफाफे में डालना है और लिफाफे को पोस्ट बॉक्स में डालना है, दैट्स इट। तो क्या होगा, हमने 10,000 लोगों को चिट्ठी भेजी, तो 10,000 नहीं वापस जवाब भेजेंगे, 5,000 तो भेजेंगे, तो 100 से ज्यादा तो हुई पार्टिसिपेशन। हाँ, इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। लेकिन आजकल इसकी जगह ले ली है ई वोटिंग ने। ठीक है ना। अब हम अगर पोस्टल बैलेट करवाएंगे तो वो उतना रेलिवेंट है नहीं, अब हम ई वोटिंग करवा लेते हैं। ठीक, चलिए, ओवरऑल बात समझ में आ गई, बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, अब हम सेक्शन 110 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 2 क्लॉज 65 कहता है पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट। ठीक है, यानी वो जो चिट्ठी जा रही है वो कैसे जा रही है, पोस्ट के थ्रू, और उसका जवाब कैसे रिसीव हो रहा है, पोस्ट के थ्रू। तो या तो पोस्ट से कर लीजिए या एक काम करो इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर लीजिए। ठीक है ना। या तो आप एक काम करो कि मेल भेज दो, है ना, और उसमें ऐसा सिस्टम हो कि आप फेवर और अगेंस्ट में वोट कर सको। इट इंक्लूड वोटिंग बाय शेयर होल्डर्स बाय पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक मोड इंस्टेड ऑफ वोटिंग पर्सनली। अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है कि हर दूसरे रिजोल्यूशन पर आप पोस्टल बैलेट नहीं लेते। पोस्टल बैलेट केवल उन रिजोल्यूशंस के लिए होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में वोट लेने का एक तरीका यह भी है कि आप पोस्ट से वोट ले लीजिए बजाय मेंबर को पर्सनली बुलाकर। अब ये कह रहा है कौन से ऐसे मैटर हैं जो कि पोस्टल बैलेट से होंगे। तो कहता है इसके लिए रूल बनाया गया।
रूल क्यों बनाया गया? क्योंकि पार्लियामेंट ने तो ये तो कह दिया कि पोस्टल बैलेट से करा लो, लेकिन किन किन मैटर पर पोस्टल बैलेट से वोट होगा, इसके लिए उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया कि आप बना लो रूल, आप तय कर लो किन किन मैटर पर आप पोस्टल बैलेट से वोट करोगे। तो ये कह रहा है फॉलोइंग आइटम शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली थ्रू वोटिंग बाई पोस्टल बैलेट। ये मैटर तो आपको पोस्टल बैलेट से ही करने हैं, आप इसे और किसी माध्यम से कर ही नहीं सकते। कौन से हैं वो? पहली बात, जब आप ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर कर रहे हैं, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर कर रहे हैं, या फिर आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, या आप रजिस्टर्ड ऑफिस सिटी टाउन और विलेज के बाहर ले जा रहे हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं, या फिर आप वो ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं जिसके लिए आपने आईपीओ में पैसा मांगा था और वो पैसा अभी तक पूरी तरह से यूज नहीं हुआ है। हमने प्रोस्पेक्टस में ये सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 27, कि आपने आईपीओ में पैसा मांग लिया, पैसा आ गया, जिस काम के लिए आया था अब आप उसे उस काम में नहीं लगाना चाहते, किसी और काम में लगाना चाहते, तो पोस्टल बैलेट से आप ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हो। या आप शेयर्स इशू करना चाहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा वोट पर शेयर मिल सकता है, या ज्यादा डिविडेंड उन शेयर होल्डर्स को मिलेगा एज कंपेयर टू अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नहीं, शेयर ज्यादा नहीं होते, शेयर पर वोटिंग राइट ज्यादा होता है, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, कम भी हो सकता है, एक शेयर पे आधा वोट, एक शेयर पे 0.25 वोट, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वो जब हम शेयर कैपिटल पढ़ेंगे तो उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इस संडे को हम शेयर कैपिटल पढ़ेंगे कंबाइन करके। फिर कह रहा है वेरिएशन इन द राइट्स अटैच टू क्लास और क्लासेस ऑफ शेयर और डिबेंचर होल्डर। आई विल मैनेज, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या डिबेंचर होल्डर है, उनका रिटर्न फिक्स होता है। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसका डिविडेंड फिक्स होगा, डिबेंचर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होगा। आप उस डिविडेंड के रेट को चेंज करना चाह रहे हैं तब भी पोस्टल बैलेट से ही वोटिंग संभव है। कंपनी अपने शेयर खुद खरीदना चाहती है या डायरेक्टर का इलेक्शन करना चाहती है, ये हर तरह के डायरेक्टर पर अप्लाई नहीं होता। ये जो है, ये जो डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर कहता है अगर कोई कंपनी अपनी होल या सब्सटेंशियली होल, पूरी या लगभग पूरी अंडरटेकिंग बेच रही हो। एक कंपनी है, उसके पास 6 प्लांट्स हैं, अलग अलग जगह फैक्ट्रियां हैं, वो 6 में से 5 प्लांट बेचना चाहती है, 6 में से 4 प्लांट्स बेचना चाहती है, या 6 के 6 प्लांट्स बेचना चाहती है। दिस इज कॉल्ड सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल अंडरटेकिंग। या फिर आप लोन देना चाहते हैं या गारंटी देना चाहते हैं इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स स्पेसिफाइड। कंपनियां अपने डायरेक्टर्स को या दूसरी कंपनियों को कितना लोन दे सकती हैं वो एक्ट में पहले से स्पेसिफाइड है। उससे ज्यादा अगर आप लोन देना चाहते हैं, लिमिट से ज्यादा, तो आप पोस्टल बैलेट से वोटिंग कराएंगे। फिर कह रहा है 1 पर्सन कंपनी और वो कंपनियां जिनमें 200 से कम लोग हैं, यानी प्राइवेट कंपनियां, उनको पोस्टल बैलेट से कोई भी रिजोल्यूशन कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हो नहीं सकते। फिर कह रहा है सेक्शन 110 कहता है कि एक कंपनी उन मैटर्स पर, कह रहा है रिक्वायर्ड नहीं है, तो जब रिक्वायर्ड नहीं है तो आप क्यों बेकार पंगे में पड़ोगे, है ना भाई। 1 पर्सन कंपनी को तो मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है,
तो एक ही आदमी है, तो वहां पोस्टल बैलेट का कोई सेंस नहीं बनता। प्राइवेट कंपनी में, ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों में 3 या 4 शेयर होल्डर होते हैं, वहां कोई सेंस नहीं बनता। ये कह रहा है जिन कामों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है उन कामों को आप केवल और केवल पोस्टल बैलेट से ही कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अगर चाहे तो ऑर्डिनरी बिजनेसेस के अलावा कोई भी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा कोई भी बिजनेस पोस्टल बैलेट से कर सकती है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकते, आप चाहें तो भी नहीं हो सकते। दूसरा, कई बार किसी डायरेक्टर को टर्म खत्म होने से पहले हटाया जा रहा है या ऑडिटर को टर्म खत्म होने से पहले हटाया जा रहा है, तो उसको मौका दिया जाता है अपनी सफाई रखने का। तो अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें डायरेक्टर या ऑडिटर को आपको राइट टू हर्ड देना है, वो भी आप पोस्टल बैलेट से नहीं करा सकते। ठीक है, 2 आइटम ऐसे हैं जो आप पोस्टल बैलेट से करा नहीं सकते, चाह के भी नहीं करा सकते। एक, जहां पर किसी डायरेक्टर या ऑडिटर को सफाई देने का मौका देना है जनरल मीटिंग में, वो मैटर वो कब होता है कि जब आप किसी डायरेक्टर को उसका टर्म खत्म होने से पहले हटा रहे हैं, ऑडिटर को उसका टर्म खत्म होने से पहले हटा रहे हैं, तो वो रिजोल्यूशन आप पोस्टल बैलेट से पास नहीं करा सकते, कंपनी उसे पोस्टल बैलेट से पास नहीं करा सकती। ऑर्डिनरी बिजनेस जो 4 है उसे भी आप पोस्टल बैलेट से नहीं करा सकते, कर ही नहीं सकती। 2 हिस्सों में बांट लीजिए। एक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिजनेसेस बताए हैं, यानी ये वाले है ना, ये जो हमने अभी पढ़े, ये आपकी मजबूरी है, आपको पोस्टल बैलेट से ही करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। इसके अलावा कोई मैटर है जो स्पेशल बिजनेस है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर स्पेशल बिजनेस है, क्या मैं उसे पोस्टल बैलेट से कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। किन चीजों को आप चाहकर भी पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते? ऑर्डिनरी बिजनेस और जहां डायरेक्टर या ऑडिटर को राइट टू बी हर्ड देना है। नहीं 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 नहीं, समझो बात को। मान लो मिस्टर ए एक डायरेक्टर है, ठीक, आपको इनको टर्म खत्म होने से पहले यानी प्री मैच्योर रिमूवल कर रहे हैं इनका, अभी इनका टर्म खत्म नहीं हुआ, उससे पहले इनको निकालना चाहते हैं। तो निकालने का रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? नॉर्मली रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? सब मेंबर इकट्ठा होते हैं, फिर ये कहा जाता है इस डायरेक्टर को निकालना है, जो लोग फेवर में हाथ खड़ा कीजिए, लोग हाथ खड़ा करते हैं। ज्यादा लोग कह रहे हैं हाँ इसे निकालना चाहिए तो निकाल देंगे, ज्यादा लोग कह रहे हैं नहीं निकालना चाहिए तो नहीं निकालेंगे। नॉर्मल मेथड तो यही है। अल्टरनेट मेथड ये है कि आप हर आदमी के घर चिट्ठी भेजिए, जितने मेंबर्स हैं उसमें लिख दीजिए कि अगर आप इस डायरेक्टर को निकालने के पक्ष में हैं तो यस पे टिक कर दीजिए, निकालने के पक्ष में नहीं है तो नो पर टिक कर दीजिए। ये हो गया पोस्टल बैलेट का सिस्टम। वो ये कह रहा है क्योंकि इस केस में, डायरेक्टर के रिमूवल के केस में, ऑडिटर के रिमूवल के केस में, ऑडिटर को जनरल मीटिंग में आकर अपने पक्ष रखने की राइट है और उसके बाद ही वोटिंग हो सकती है, उससे पहले वोटिंग नहीं हो सकती। पहले डायरेक्टर का पक्ष सुन लीजिए, फिर तय कीजिए कि उसे निकालना है या नहीं निकालना है। तो क्या पोस्टल बैलेट में आपने डायरेक्टर का पक्ष रख दिया था? नहीं, है ना। बिना डायरेक्टर को सुने आप उस डायरेक्टर को कैसे निकाल सकते हैं? तो वो तो केवल एक ही तरह से हो सकता है कि डायरेक्टर मीटिंग में आए और मेंबर्स भी मीटिंग में आए और तब वोटिंग हो। यानी कि जहां पर डायरेक्टर के रिमूवल का प्रश्न है, जहां पर ऑडिटर के रिमूवल का प्रश्न है, वहां फिजिकल वोटिंग ही हो सकती है और किसी तरह की वोटिंग नहीं हो सकती है। समझ में आ गई बात? एनी डाउट? चलिए जी, फिर क्या कह रहा है? प्रोसीजर क्या है? रूल 22 प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट।
ये तो हमने पहले ही पढ़ा, रूल 22 इसके लिए बना हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है नोटिस बनाइए, नोटिस के अंदर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लिखिए, उसके रीजंस यानी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखिए, क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस होगा 100%, ऑर्डिनरी बिजनेस तो होगा नहीं। और हमने सेक्शन 102 में पढ़ा है कि अगर स्पेशल बिजनेस कोई भी है तो उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी। और लोगों को कहिए कि आप अपनी एसेंट या डिसेंट यानी यस या नो पोस्टल बैलेट पर लिखकर डेट ऑफ डिस्पैच के जिस दिन आपको मिला उस दिन नहीं, डेट ऑफ डिस्पैच जिस दिन कंपनी ने भेजे उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमको भेज दीजिए, यानी वापस भेजना है, तभी तो आपका आंसर कंपनी को मिलेगा। ठीक है ना? यानी कंपनी ने अगर 11 सितंबर को डिस्पैच किया और आपको 19 सितंबर को मिला तो आपको इसको 10 तारीख से पहले पहले कंपनी को भेज देना है। ठीक है जी। ये नोटिस कैसे भेजा जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट से जा सकता है, स्पीड पोस्ट से जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन जैसे आईडी, ईमेल आईडी से जा सकता है, कुरियर सर्विस से जा सकता है। ठीक है ना? ताकि लोग अपना जवाब 30 दिन के अंदर अंदर दे सकें। इसके अलावा जैसे ही आपने नोटिस डिस्पैच किया, मैंने कहा 11 सितंबर को नोटिस डिस्पैच किया, तो 11 सितंबर को ही आपको ये नोटिस और ये रेजोल्यूशन पब्लिश कराना है। कहाँ? न्यूज़पेपर में। और जब भी हम कहते हैं न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना है तो दोनों न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर और एक हिंदी। ठीक है ना? तो वर्नाकुलर और इंग्लिश। ठीक। उसके अंदर, उस एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको बताना है क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है, कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच किस दिन हुआ, वोटिंग शुरू किस दिन होगी, वोटिंग खत्म किस दिन होगी, और उसमें यह लिखा होना चाहिए कि भाई इस डेट के बाद अगर आपका जवाब हमको मिलता है तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कोई जवाब भेजा ही नहीं। ठीक है ना? वो जवाब वैलिड नहीं होगा। पार्डन? वर्नाकुलर मतलब आम बोलचाल की भाषा, लोकल लैंग्वेज। फिर कह रहा है उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए कि अगर आपको पोस्टल बैलेट नहीं मिला है तो आप कंपनी से पोस्टल बैलेट मंगवा सकते हैं, और उस व्यक्ति का नाम, नंबर, पोस्ट, ईमेल आईडी सब कुछ एडवर्टीजमेंट में लिखना है, ताकि आप उससे कह सके भाई मेरे पास पोस्टल बैलेट अभी तक नहीं आया, मुझे पोस्टल बैलेट भेजिए। ये नोटिस साथ ही साथ कंपनी की वेबसाइट पर भी जाएगा, और ये नोटिस वेबसाइट पर तब तक रहेगा जिस डेट तक पोस्टल बैलेट भेजने की लास्ट डेट है, मतलब आंसर रिसीव करने की लास्ट डेट तक ये नोटिस आपकी वेबसाइट पर रहना चाहिए। उसके बाद रहे कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले नहीं हटाना। जो नोटिस है, नोटिस छपवा दीजिए। ठीक। और उसके नीचे लिखवाइए, नोटिस के नीचे, अगर आपको पोस्टल बैलेट रिसीव नहीं हुआ है तो इस आदमी को फोन करके, ईमेल करके, खुद विजिट करके कहिए कि मुझे पोस्टल बैलेट रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है? तो वो आपको पोस्टल बैलेट दे देगा। हाँ, नहीं, पूरा नोटिस बनेगा, पूरा रेजोल्यूशन लिखा जाएगा न्यूज़पेपर में भी। ठीक है ना? साथ में ये लिखा जाएगा नोटिस किस दिन डिस्पैच होने शुरू हुए, वोट शुरू होने का दिन कौन सा है, वोट खत्म होने, और वो अलग से तो जाहिर है। पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह हो सकता है कि पोस्टल बैलेट ना पहुंचे, पोस्टल डिपार्टमेंट की कार्यशैली के कारण, है ना? आपके घर तक पहुंचा ही नहीं पोस्टल बैलेट, लेकिन आप अखबार पढ़ते हो, अखबार से आपको पता लग गया अच्छा इसमें तो पोस्टल वोटिंग होनी है, तो मैं पोस्टल बैलेट मंगवा लूंगा। फिर जैसा कि हमने ई वोटिंग में देखा था और जैसा कि हमने पोल में देखा था कि आपको स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना है। ठीक है? ये स्क्रूटनाइजर जो है क्या करेगा? जितने भी पोस्टल बैलेट रिसीव हो रहे हैं वापस कंपनी को, उन्हें अपनी कस्टडी में रखेगा, और जब तक
पूरा काम खत्म ना हो जाए तब तक किसी भी पोस्टल बैलेट को डिफेस या डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है। इसके अलावा स्क्रूटनाइजर एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, लास्ट डेट खत्म होने के बाद, जवाब आने के आखिरी दिन के बाद, और 7 दिन के अंदर अंदर। यानी आज अगर जवाब आने की लास्ट डेट थी तो कल और अगले 6 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट बनाकर चेयरमैन को दे देनी है। वो एक रजिस्टर मेंटेन करे, सारे पोस्टल बैलेट और बाकी पेपर्स जो है वो अपनी सेफ कस्टडी में रखे। फिर जो चेयरमैन होगा, आपको रिपोर्ट किसको देनी है? चेयरमैन को। फिर चेयरमैन, जब रिपोर्ट चेयरमैन को मिल जाएगी तो मिनट्स बनाए जाएंगे और चेयरमैन मिनट साइन करेंगे। जैसे ही मिनट साइन हो जाएंगे तो स्क्रूटनाइजर पोस्टल बैलेट और बाकी पेपर, वो तो कंपनी की वो है ना प्रॉपर्टी, वो कंपनी को वापस कर देगा। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, मिनट्स में चढ़ गया, साइन हो गया, सारे पोस्टल बैलेट वापस कर दो। कंपनी इस पूरे रिकॉर्ड को प्रिजर्व करेगी। जो भी एसेंट या डिसेंट 30 दिन के बाद आए हैं, नोटिस इशू होने के बाद, माना जाएगा कि वो कभी रिसीव हुए ही नहीं। रिजल्ट shall be declared by placing it along with scrutinizer's report on the website of company. रिजल्ट और स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट दोनों चीजें कहां लगेंगी? कंपनी की वेबसाइट पर। ठीक है, ताकि लोगों को भी पता लग जाए। भाई मिनट्स तो कौन ही देखता है, लेकिन वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं ना क्या हुआ हमारे पोस्टल बैलेट का। ठीक, चलिए कितनी तरह के रेजोल्यूशन होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? ऑर्डिनरी और स्पेशल। सेक्शन 114 कहता है कि एक रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन माना जाएगा अगर वहां पर जो नोटिस दिया है उसमें इट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, वो रेजोल्यूशन जो कि पास होगा by the vote cast in favor of resolution including casting vote if any by member। ऐसे मत पढ़ो, सुनो, देखो यहां क्या लिखा है? रिक्वायर्ड टू बी पास बाय वोट कास्ट कॉमा, ठीक, फिर अगला कॉमा ये। ठीक, मैंने क्या बताया पहले भी, लॉ में एक कॉमा से दूसरे कॉमा के बीच में जितना सेंटेंस है उसे हटाकर भी पढ़ेंगे तो सेंटेंस पूरा बनना चाहिए। बीच बीच में चीजें वो जोड़ देता है कॉमा कॉमा लगा के, उसे भी करेंगे। अभी कैसे पढ़ना है? सेक्शन 114(1) प्रोवाइड दैट ए रेजोल्यूशन शैल बी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इफ द नोटिस रिक्वायर्ड हैज बीन गिवन, ड्यूली गिवन, and it is required to be passed by votes cast exceed the votes if any cast against the resolution। अगर फेवर में कास्ट किए हुए वोट अगेंस्ट में कास्ट किए हुए वोट से अधिक हो जाएं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन माना जाएगा। यानी सिंपल मेजोरिटी, आधे से ज्यादा वोट फेवर में आ गए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास मान लिया जाता है। अब बाकी सुनो, कह रहा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहे आप शो ऑफ हैंड से ले रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली ले रहे हैं या पोल पर ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास मान लिया जाएगा अगर फेवर में ज्यादा वोट आ गई तो। आप किस मेथड से वोट ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या कह रहा है? वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन एक्सीड द वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट। सिंपल बात है। और क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट। ये क्या होता है कास्टिंग वोट? कास्टिंग वोट होती है चेयरमैन के पास। अगर रिजोल्यूशन पर बराबर बराबर वोट पड़ जाए, ठीक है ना, मान लीजिए 56 मेंबर्स आर प्रेजेंट, 28 आर सेइंग यस, 28 आर सेइंग नो,
तो चेयरमैन के पास एक वोट होती है, वो जिधर भी उसे डालेगा रिजोल्यूशन उधर ही चला जाएगा। यस में डाल देगा, नहीं वैसे नहीं डाल सकता। अगर वैसे ही रिजोल्यूशन पास या फेल हो रहा है तो वो अपनी वोट नहीं डाल सकता, लेकिन अगर फंस गया है बराबर बराबर पर आकर तो एक वोट डालकर वो रिजोल्यूशन पास या फेल करा सकता है। ठीक है ना? इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट इफ एनी ऑफ द चेयरमैन बाई मेंबर्स हु बीइंग एंटाइटल्ड टू डू सो, जो लोग एंटाइटल्ड है वोट करने के लिए। हमने सेक्शन 116 पढ़ा था, वोट करने के राइट को रोका नहीं जा सकता। केवल दो ही केस में वोट डालने से आप रोक सकते हो किसी को, या तो उसकी कॉल्स पेंडिंग है, या कोई और अमाउंट पेंडिंग है, और उसके शेयर्स पर कंपनी ने लीन एक्सरसाइज कर लिया है। सेक्शन 106, 116 नहीं, एक साथ ही मंगा लेती है। या मैं सेकेंडरी बायर हूं तो बात ही खत्म हो गई, मेरा कोई ड्यू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ गए? तो वो कह रहा है जो भी एंटाइटल टू वोट है, और क्या कह रहा है, वोट इन पर्सन और वेयर प्रॉक्सी आर अलाउड बाई प्रॉक्सी और बाई पोस्टल बैलेट। ठीक है, या तो पर्सनली या पोस्टल बैलेट पर या प्रॉक्सी के थ्रू। बस एक चीज ध्यान रखना है, क्या वोट कास्ट इन फेवर मस्ट बी हायर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, सेक्शन 114 कह रहा है, ये कह रहे हैं रेजोल्यूशन शैल बी स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए लिखना जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर लिखना जरूरी है कि स्पेशल रेजोल्यूशन। एक बात, हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस कॉलिंग जनरल मीटिंग और अदर इंटीमेशन गिवन टू इट्स मेंबर ऑफ द रेजोल्यूशन। नोटिस चला गया है ना, नोटिस तो दोनों केस में जाएगा, ऑर्डिनरी हो चाहे स्पेशल हो, तभी तो हमको पता लगेगा वोट करना है। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होना है ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होना है ये लिखने की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, फेल हो जाएगा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। हम कह रहे थे हम इस आदमी को अपॉइंट करना चाहते हैं डायरेक्टर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होना था, फेवर में वोट नहीं है। अब जैसे मैंने रेम्युनरेशन रिवाइज करने पर नो कर दिया, अब नो में ज्यादा वोट आ गई तो नहीं होगी रिवाइज रेम्युनरेशन, सीधी सी बात। द वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन whether on show of hands, electronically or by poll, by members, proxy, postal ballot, are required to be not less than 3 times the number of the votes if any cast against. फेवर में कम से कम 3 गुना वोट पड़नी चाहिए। यानी अगर अगेंस्ट में वोट पड़ी है 20 तो फेवर में होनी चाहिए 60, यानी 75% फेवर में वोट पड़ना चाहिए है, रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ऑर्डिनरी में भी तो है, ऑर्डिनरी में अगर फेवर में कम वोट आई वो उसमें तो बस एक वोट फालतू आ जाए फेवर में पास हो जाएगा, है ना। मैंने बताया 56 लोग आए हुए, 29 इधर 27 इधर, पास। ठीक है ना, 28-28 बराबर बराबर हो गए, चेयरमैन ने एक वोट फेवर में डाल दिया, पास। समझ गए? लेकिन यहां कितनी चाहिए, 3 गुनी, और यहां पर चेयरमैन को कोई कास्टिंग वोट नहीं है, क्योंकि उसके एक वोट से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। अच्छा मान लो, सोचो 100 लोग आए हुए, 74 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया, 25 लोगों ने अगेंस्ट में वोट कर दिया, एक आदमी ने कोई वोट नहीं दिया। ठीक, अब चेयरमैन अपनी कास्टिंग वोट देकर इसे 3 गुना बनाना चाह रहा है, दे सकता है क्या? द आंसर इज नो। स्पेशल रेजोल्यूशन में चेयरमैन को कोई कास्टिंग वोट नहीं होता। ठीक, फिर कह रहा है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। देखो भाई, कंपनी ने ये तय करा, कंपनी ने वो तय करा,
कंपनी ने तय करा इस आदमी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, नोटिस भेज दिया। कंपनी ने यह तय करा इस डायरेक्टर की तनख्वाह बढ़ानी है, नोटिस भेज दिया। अरे मेंबर को भी तो पूछो, मेंबर क्या चाहता है। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो डायरेक्टर है इसे हटा दिया जाए, तो क्या मेरी कोई से नहीं है, मेरी कोई पूछ नहीं है। इन्वेस्टर तो मैं हूं, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए कि मैं ये कह सकूं ये वाला रिजोल्यूशन अब की बार रखो। तो वो बात आपको सेक्शन 115 में दिखाई देगी। क्या कह रहा है? वेयर बाई एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट और इन द आर्टिकल ऑफ कंपनी special notice is required of any resolution, notice's intention to move such resolution shall be given to company। ये कह रहा है या तो इस एक्ट में प्रोविजन हो कि भाई इस काम के लिए आप स्पेशल नोटिस देकर ये काम करा सकते हो। जैसे किसी डायरेक्टर को हटाने के लिए स्पेशल नोटिस आ सकता है, किसी ऑडिटर को हटाने के लिए स्पेशल नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो वो कह रहा है बाई सच नंबर ऑफ मेंबर। अब मान लो मेरे पास 1400 वोट है, 1400 वोट कुछ नहीं होती, 0.00 समथिंग बनेगी। तो क्या हर आदमी स्पेशल नोटिस दे सकता है? नहीं, केवल वही आदमी स्पेशल नोटिस दे सकता है जिसके पास कम से कम 1% शेयर हो। 1% बहुत बड़ा अमाउंट है। या उसके पास कम से कम 5 लाख से ज्यादा के पेड अप शेयर कैपिटल हो, तो वो कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता है। वो कह सकता है कि इस मेंबर को, इस डायरेक्टर को हटाइए, वो कह सकता है इस ऑडिटर को हटाइए, और फिर कंपनी को उस रिजोल्यूशन पे भी वोट कराना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, नोट सो इंपॉर्टेंट। रिजोल्यूशन पास्ड एट दैट जॉइंट मीटिंग, बहुत ही सिंपल सी बात है, सुनो भाई। इनकी मीटिंग किस दिन थी? यस बैंक वालों की 25 तारीख को, है ना, लिखा हुआ था उसमें। चलो जी, 25 तारीख को मीटिंग शुरू हुई, किसी वजह से एडजॉर्न हो गई। 2 रेजोल्यूशन पास हो गए, 4 रेजोल्यूशन रह गए। हमने कहा ठीक है भाई, नेक्स्ट जो मीटिंग है वो होगी 5 नवंबर को। कब होगी? 5 नवंबर को, ठीक है। अब 5 नवंबर को बाकी 4 रेजोल्यूशन पास हो गए। तो ओरिजिनली तो मीटिंग आपने 25 को बुलाई थी, तो एडजॉर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुए वो किस दिन पास माने जाने चाहिए? 25 को या 5 नवंबर को? तो वो कह रहा है 5 को। जिस दिन जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उस दिन पास माना जाना चाहिए, ये कह रहा है सेक्शन 116। किसी भी अर्लियर डेट को नहीं मान सकते, है ना। ये तो 116 और 115 का कोई मतलब नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन आ जाए। 117 पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 117 कहता है जितने भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होंगे, कैसे रेजोल्यूशन? जितने भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होंगे और कुछ और भी रेजोल्यूशंस, उनकी एक कॉपी आरओसी को भेजनी कंपलसरी है। कहां भेजनी कंपलसरी है? आरओसी को। कितने दिन में? रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर। कौन से फॉर्म में? MGT 14। देखो क्या कह रहा है, कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन, एवरी एग्रीमेंट मेंशन्ड बिलो, नीचे बताएं कौन कौन से ऐसे हैं जो जाने चाहिए, टुगेदर विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। किसको जाएगा? रजिस्ट्रार को। कब जाएगा? 30 दिन में। कैसे जाएगा? फॉर्म MGT 14 के साथ। The copy of every resolution which has the effect of altering articles and the copy of every agreement shall be embodied or annexed to every copy of article issued after passing of such resolution। ये कह रहा है अगर किसी रिजोल्यूशन से आपको आर्टिकल अल्टर करना है तो उसके बाद जो भी कॉपी आर्टिकल की जाएगी, आपको आर्टिकल चेंज करना था, आपने कर दिया। अब आपका आर्टिकल बदल चुका है, चेंज हो चुका है। अब सारी की सारी जितनी भी आर्टिकल की कॉपियां आपके पास छपी हुई रखी हैं, वो अल्टरेशन सभी आर्टिकल्स में हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हो जाना चाहिए। पुराने वाला आर्टिकल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। कह रहा है जी कौन कौन से
जो रिजोल्यूशन है वो आरओसी को जाएंगे पहला। उसके बाद से अगर आपसे कोई मांगता है आर्टिकल की कॉपी तो अल्टर्ड आर्टिकल ही जाना चाहिए, गलती से भी पुराना आर्टिकल नहीं जाना चाहिए। कौन कौन से रेजोल्यूशन आरओसी को जाएंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन आरओसी को जाएगा। अगर कोई रेजोल्यूशन सभी मेंबर्स की मर्जी से पास हुआ है, ऐसे रेजोल्यूशन को कहते हैं यूनैनिमस, यानी अगेंस्ट में कोई वोट आई ही नहीं। यस, जब वो रेजोल्यूशन पास हो गया तब। अगर फेल हो गया तो नहीं भेजना, पास हो गया तो भेजनी है उसकी कॉपी। ठीक, वो रेजोल्यूशन जो यूनैनिमस पास हुआ। वैसे ये रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना था, ध्यान रखना मेरी बात, दोबारा सुनो। एग्जाम्पल से समझो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना था, ठीक है जी। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से। कैसे होता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कैसे पास होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन से, ठीक है। शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं या आरओसी चेंज हो रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात। टोटल 1000 वोट्स पड़ी। टोटल वोट्स कितनी पड़ी? 1000, ठीक। और मैं सिर्फ फेवर वाली लिख रहा हूं, सिर्फ फेवर वाली। यहां फेवर में वोट पड़ी 1000, ठीक। यहां फेवर में वोट पड़ी 1000, यहां फेवर में वोट पड़ी 200, ठीक भाई, है ना। एक और लिख देता हूं चलो, जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, और कब लगता है भाई? जब हम क्या करेंगे? अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर कर रहे थे, ठीक है, तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। फेवर में कितनी वोट पास हुई? फेवर में कितनी वोट लगी? 800, ठीक। अब मुझे बताओ, पहले वाला रेजोल्यूशन पास माना जाएगा, फेल माना जाएगा? पास। वैसे ये पास हो जाता अगर कितनी वोट फेवर में पड़ जाती? 501, है ना। अच्छा, ये वाला रेजोल्यूशन पास माना जाएगा कि फेल? पास। देखो, है ये भी यूनैनिमस, कोई भी वोट अगेंस्ट में नहीं पड़ी, है ये भी यूनैनिमस, यहां भी कोई वोट फेवर में अगेंस्ट में नहीं पड़ी। अच्छा, ये रिजोल्यूशन पास हो गया, फेल? फेल। ये रिजोल्यूशन पास हो गया, फेल? पास। अब ध्यान से सुनना, आपको आरओसी को कौन कौन से रिजोल्यूशन भेजने हैं? सबसे नीचे वाला भेजना है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, सारे स्पेशल रेजोल्यूशन जाएंगे। नीचे से दूसरा नहीं भेजना, नीचे से तीसरा हां भेजना है। ये बेशक यूनैनिमस पास हुआ, लेकिन अगर यूनैनिमस पास नहीं होता तो कैसे पास होता? एज स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है।
और ये वाला भेजना है पहले वाला? नहीं, नहीं। जो रिजोल्यूशन यूनैनिमस रिजोल्यूशन से पास हुआ है, वो अगर यूनैनिमसली पास नहीं होता तो कैसे पास होना था? एज स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ही भेजना है। अगर किसी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पर 100% वोट फेवर में पड़ गई है, उसको आरओसी को नहीं भेजना। ठीक है ना? अब ध्यान से पढ़ो इसको, क्या कह रहा है? कह रहा है रिजोल्यूशन विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मैं इतना लिख के छोड़ दूं, मान लो केवल इतना ही लिखना होता। क्या? रिजोल्यूशन विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे स्पेशल हो, अगर यूनैनिमसली पास हुआ है तो आरओसी को जाएगा, फिर तो ये बात हो जाती। लेकिन आगे क्या कह रहा है? बट विच इफ नॉट सो एग्रीड, अगर वो यूनैनिमसली पास नहीं हुआ होता, वुड नॉट हैव बीन इफेक्टिव, तो इफेक्टिव नहीं होता फॉर देयर पर्पस, उस पर्पस के लिए, अनलेस दे हैव बीन पास्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर वो एज यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ होता तो कैसे होना चाहिए था? एज स्पेशल रेजोल्यूशन। तभी भेजना है आपको आरओसी को, अदरवाइज नहीं भेजना। समझ में आया? दोबारा बताओ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, उस पर 75% वोट पड़ गई फेवर में, आरओसी को जाएगा कि नहीं जाएगा? दोबारा सुनो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, उस पर 75% फेवर में वोट पड़ गई, आरओसी को जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, उस पर 75% पड़े, 80% पड़े, 100% पड़े, वो आरओसी को नहीं जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन है, 80% फेवर में वोट पड़ी, जाएगा, 100% फेवर में वोट पड़ी तो भी जाएगा। गॉट द पॉइंट? अच्छा, आगे क्या कह रहा है? अब इसे आप कहोगे सर इसे याद करना मुश्किल रहेगा, इतनी लंबी कहानी है, तो आप लिख सकते हो एनी, लिख लो, स्पेशल रेजोल्यूशन passed by unanimous majority ठीक। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कोई रेजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन है या एग्रीमेंट जो कंपनी ने किया, किस बारे में? मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल या वेरिएशन ऑफ टर्म। मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, वेरिएशन ऑफ टर्म, इन सब का रेजोल्यूशन, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे अगर जनरल मीटिंग में हुआ तो एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट 4 तरीके से हो सकता है, या तो एग्रीमेंट में, आर्टिकल में प्रोविजन हो, या कंपनी और उस आदमी का एग्रीमेंट हो, एज अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग, या बोर्ड का रेजोल्यूशन हो, या जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन। ऐसे 4 तरीके से हो सकता है। अगर आप एमडी का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जनरल मीटिंग में तो स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। एग्रीमेंट कर रहे हैं तो बस 2 लोग साइन कर देंगे, हो गया। तो चाहे आपने बोर्ड में अपॉइंट करा हो, चाहे आपने एग्रीमेंट से अपॉइंट करा हो, अपॉइंटमेंट का बोर्ड रेजोल्यूशन या अपॉइंटमेंट के एग्रीमेंट की कॉपी आरओसी को जाएगी। किसके अपॉइंटमेंट की? नहीं पूछा जाएगा। अगर एग्रीमेंट से अपॉइंटमेंट है तो किसी से नहीं पूछा जाएगा। जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसने अपॉइंट कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक। फिर क्या कह रहा है? कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो क्लास ऑफ मेंबर्स ने पास किया, ऐसा रेजोल्यूशन जो क्लास ऑफ मेंबर्स ने पास किया, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी के रूप में पास होना था,
या किसी पर्टिकुलर मैनर में पास होना था, और वो सारे रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट विच इफेक्टिवली बाइंड सच क्लास ऑफ मेंबर्स दो नॉट एग्रीड बाई ऑल दोज मेंबर्स, कह रहा है। याद करो, सेक्शन 27 पढ़ा था। कंपनी ने पब्लिक से पैसा ले लिया, क्या करने के लिए? यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनिवर्सिटी खोलेंगे। ठीक, हुआ क्या? कंपनी कह रही है नहीं, हम तो वाटर पार्क खोलेंगे। भाई पैसा तो तुमने लिया था यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, अब तुम पलटी मार रहे हो। हाँ पलटी मार रहे हैं, ऐसे नहीं मार सकती कंपनी पलटी। कैसे करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, वही लिखा है सेक्शन 27। क्या तरीका है? स्पेशल रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। ठीक है, बताओ जरा स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी वोट फेवर में पड़ती है? 75%। 80% फेवर में पड़ गई, तो 20% तो अगेंस्ट थे ना, है ना। लेकिन क्योंकि रेजोल्यूशन पास हो गया है तो उन्हें भी वो बात माननी पड़ेगी। हालांकि वहां एक छोटा सा स्कोप है कि अगर 10% से ज्यादा वोटिंग शेयर वाले लोग चाहें तो उसके खिलाफ एनसीएलटी में अपील कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ, 80% वालों ने वोट करा, 20% ने तो नहीं करा, लेकिन मानना तो उन 20% वालों को भी पड़ेगा। वो भी जा सकता है। अगर किसी एक मेंबर के पास 10% से ज्यादा शेयर है, वो भी अपील में जा सकता है। 100 मेंबर्स के मिलाकर 10% हो रहे हैं, वो भी एनसीएलटी जा सकते हैं अपील लेके। हाँ, 20% की जरूरत ही नहीं जी, 10% है उतना ही बहुत है ना। जरूरी थोड़ी है बाकी जो 20% है वो अगेंस्ट ही हो, वो कह रहे हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ ही करो, ये भी तो हो सकता है। तो वो कह रहा है अगर कोई रिजोल्यूशन क्लास ऑफ मेंबर्स, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट चेंज कर रहे हो तो उस पर वोट केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स होता है, हमने कहा था 15% डिविडेंड देंगे। ठीक, अब कंपनी कह रही है हम तो 15 से घटाकर 12% करेंगे। अच्छा, और वोट कौन करेगा? वोट करेंगे इक्विटी वाले। वाह भाई वाह, मतलब डिविडेंड हमारा घट रहा है और वोट कौन करेगा? इक्विटी वाले। क्या ये जस्टिस है? क्या ये जस्टिस है? नहीं, वहां वोट कौन करेगा? प्रेफरेंस वाले। इसे कहते हैं क्लास ऑफ मेंबर्स। क्या कहते हैं? क्लास ऑफ मेंबर्स। और वो होगा कब? 15 से 12 या 12 से 15 कब कर सकते हो आप? जब कम से कम 75% लोग फेवर में वोट करें। ठीक है, मान लो वोट तो करना है स्पेशल लोगों को ही, क्लास ऑफ मेंबर्स को, लेकिन वो पास होगा एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वो नहीं जाएगा आरओसी को। क्लास ऑफ मेंबर्स को वोट करना है और रेजोल्यूशन पास होगा एज स्पेशल रेजोल्यूशन, तब जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहे जनरली हो चाहे क्लास ऑफ मेंबर का हो, आरओसी को नहीं जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है? एक एक्ट है, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसमें कंपनी की वाइंडिंग अप की वो लगती है एप्लीकेशन। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, उसका रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो भी आरओसी को जाएगा। ये रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी होता है, ध्यान रखना। फिर रेजोल्यूशन पास्ड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 179(3) provided no person shall be entitled to, under section 399 to inspect and obtain copies। ठीक है भाई, देखो जब भी कोई कागज आरओसी के पास जमा हो जाता है, आपने ये रिजोल्यूशन भेज दिया आरओसी के पास, अब ये किसके पास चला गया? आरओसी के पास। आरओसी क्या है? सरकारी अधिकारी है या कुछ और है? सरकारी ऑफिसर है।
जितना भी कागज आरओसी के पास चला गया है वो सारा का सारा कागज बन जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी अब उस कागज को कोई भी व्यक्ति पब्लिक का देख सकता है। ठीक है, जैसे ही मैंने अपना आर्टिकल और मेमोरेंडम आरओसी को दे दिया, अब कोई भी आदमी फीस जमा करके आपका आर्टिकल और मेमोरेंडम आरओसी से मांग सकता है। अब पहले तो यह बता दूं कि सेक्शन 179(3) क्या है। सेक्शन 179(3) है, लिख लो, पावर ऑफ द बोर्ड। जैसे मैं इसमें बता रहा हूं, लोन टू डायरेक्टर, या अदर कंपनी, दूसरी कंपनियों को, उस पर एक लिमिट है। ठीक है ना। पावर ऑफ द बोर्ड में और क्या क्या आता है? पावर ऑफ बोर्ड में आता है जैसे बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह वगैरह। ठीक है ना। इनके रेजोल्यूशन भी, बोर्ड के रेजोल्यूशन भी आरओसी को जाएंगे। अब अगर बोर्ड के रेजोल्यूशन आरओसी को गए, ध्यान से सुनना मेरी बात, कहां चले गए? आरओसी को। तो पब्लिक का कोई भी आदमी जाकर उसे ले सकता है। ये पावर आती है 399 से। एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट और ऑब्टेन कॉपी। वो कह रहा है ये बात सही है कि ये चीजें आरओसी के पास आ गई हैं, लेकिन साथ में ये भी बात सही है कि इन रेजोल्यूशंस की कॉपी कोई भी व्यक्ति आरओसी से मांग नहीं सकेगा। ये फिर भी कॉन्फिडेंशियल ही रहेंगे क्योंकि ये बोर्ड के मामले हैं। बोर्ड के रेजोल्यूशन कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए। ठीक है जी। और फिर कह रहा है कोई और रेजोल्यूशन, ठीक है ना, जो कंपनी चाहती है कि पब्लिक डोमेन में आए, लोगों को पता लगे, लोगों के इंटरेस्ट का है। ठीक है जी। फिर आता है मिनट बुक। बात समझ में आ गई भाई? कौन कौन से रेजोल्यूशन जाएंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन जाएगा, यूनैनिमस रेजोल्यूशन जाएंगे, अगर वो एज स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने थे लेकिन पास हुए एज वो यूनैनिमस। मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का जाएगा, वाइंडिंग अप का जाएगा, बोर्ड की पावर 179 में जो है वो जाएंगे, लेकिन उसका कोई कॉपी नहीं ले सकता है। जो क्लास है, बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन पास किए हैं, ठीक है ना, वो आरओसी के पास जाएंगे, लेकिन आम आदमी उसको देख नहीं सकेगा। ठीक है। उसके अलावा वाइंडिंग अप का जाएगा, उसके अलावा जो आपको लगता है पब्लिक डोमेन में आना चाहिए वो जाएगा। ठीक है जी। अब आपकी मीटिंग हो गई खत्म। अब क्या करेंगे? अब मीटिंग के मिनट्स बनाएंगे, मीटिंग में हुआ क्या क्या। ठीक है ना, ताकि रिकॉर्ड रहे आगे के लिए क्या क्या तय हुआ था, फिर उस पर फॉलो अप एक्शन लेना है। तो कह रहा है डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग मिनट बुक बनानी होगी। किस किस के लिए? जनरल मीटिंग की अलग, क्रेडिटर्स की मीटिंग की अलग, बोर्ड की मीटिंग की अलग, और बोर्ड की कमेटी की मीटिंग की अलग। ऐसे नहीं बच्चों की तरह एक कॉपी बना ली, उसी में लॉ लिख रहे हैं, उसी में कॉस्ट चल रहा है, उसी में अकाउंटिंग। ना ना ना, बोर्ड की मिनट बुक अलग, जनरल मीटिंग की मिनट बुक अलग, क्रेडिटर्स की मिनट बुक अलग, कमिटी ऑफ बोर्ड की अलग। 4 मिनट बुक बनेंगी। ठीक है जी। फिर कह रहा है द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ईच मीटिंग शैल बी एंटर्ड इन द बुक्स मेंटेन्ड फॉर दैट पर्पस अलोंग विद डेट। उस पर डेट लिखी जाएगी कि ये मीटिंग किस दिन हुई थी, और एंट्री 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। मिनट बुक कब भर देनी है आपको? 30 दिन के अंदर अंदर। In case of every resolution passed by postal ballot, a brief report on postal ballot. पोस्टल बैलेट कब डिस्पैच हुए, वोटिंग कब शुरू हुई, वोटिंग कब खत्म हुई, कितने पोस्टल बैलेट रिसीव हुए वापस, कितने फेवर में थे, कितने अगेंस्ट में थे, रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं, ये सब उसमें लिखना है। इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन प्रपोज्ड
result of voting thereon and the summary of scrutinizer report shall be entered in the minute book. कितने दिन के अंदर अंदर? वही 30 दिन के अंदर अंदर। कहां से 30 दिन? पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन के 30 दिन। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन के 30 दिन, क्योंकि पोस्टल बैलेट से जब आपने रेजोल्यूशन कराया होगा तो मीटिंग थोड़ी कराई होगी, फिर मीटिंग कराने की जरूरत थोड़ी है, सब तो पोस्ट से ही आ रही है वोट। तो वो कह रहा है अगर मीटिंग हुई है फिजिकली तो रिकॉर्ड कब तक बन जाना चाहिए? मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर। और पोस्टल बैलेट से पास किया है तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी? नहीं, सबके सबके। वो कह रहा है रेजोल्यूशन प्रपोज्ड एंड रिजल्ट। पास हुआ तो भी लिखेंगे, नहीं पास हुआ तो भी लिखेंगे। नहीं नहीं, सब जगह दोनों, चाहे पोस्टल बैलेट से हो चाहे अलग हो, है ना। रेजोल्यूशन फेल हो गया तो रेजोल्यूशन फेल होने के दिन से 30 दिन, ऐसे पढ़ो इसको। कह रहा है हर पेज मिनट बुक का इनिशिएटेड होगा, इनिशियल होंगे और फुल साइन होंगे। या तो घुग्गी मार दो या फुल साइन कर दो। आपको बहुत शौक है अपने साइन करने का, हर एक पेज पे कर दो। आप कह रहे हो यार हर पेज पे साइन क्यों करा रहे हो? इनिशियल कर दो। जैसे मेरा नाम अगर वरदान सुमन है तो VS लिख दूंगा मैं हर एक पेज पे, या फुल साइन कर दूंगा। और लास्ट पेज जो है वो फुल साइन होगा और डेट भी होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब ये कह रहा है साइन कौन करेगा? अगर बोर्ड की मीटिंग है या बोर्ड की किसी कमेटी की मीटिंग है तो उस मीटिंग का चेयरमैन या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन। अगर 30 दिन के अंदर अंदर दूसरी मीटिंग होने वाली है तो अगली मीटिंग के चेयरमैन से करा लो या उसी मीटिंग के चेयरमैन से करा लो, जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे। अगर जनरल मीटिंग है तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अब हां, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है मिनट बुक लिख दी जानी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। मिनट बुक लिख दी जानी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। मिनट बुक साइन भी हो जानी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। ये नहीं लिखा है बोर्ड या कमेटी की मीटिंग्स के लिए, ये नहीं लिखा है बोर्ड या कमेटी की मीटिंग के लिए, लेकिन जनरल मीटिंग में लिखा है कि उस मीटिंग के खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर या तो आप उसी मीटिंग के चेयरमैन से साइन कराइए, लेकिन अगर उस मीटिंग का चेयरमैन मर गया है या इनेबल हो गया है तो आप किसी डायरेक्टर से साइन करा लीजिए जिसको बोर्ड ने इस पर्पस के लिए ऑथराइज किया हो। तो फिर आपको, अगर मान लीजिए वो चेयरमैन मर गया या इनेबल हो गया साइन करने के लिए, तो बोर्ड की मीटिंग बुलाइए, बोर्ड एक डायरेक्टर को ऑथराइज करे कि ये साइन करेगा चेयरमैन के बिहाफ पर, फिर वो डायरेक्टर साइन करेगा। और इस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स लिख दिए जाने चाहिए कितने दिन में? 30 दिन में। साइन भी हो जाने चाहिए क्या 30 दिन में? बोर्ड के मिनट्स नहीं, साइन नेक्स्ट उसमें भी हो सकते हैं। जनरल मीटिंग के मिनट्स साइन भी हो जाने चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है अगर पोस्टल बैलेट है तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड साइन करेगा 30 डेज, और इन द इवेंट ऑफ देयर बीइंग अ नो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और डेथ और इनेबिलिटी विद इन दैट पीरियड बाय ए डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। अगर बोर्ड का कोई डायरेक्टर है, ठीक है ना, तो पोस्टल बैलेट का रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर साइन करेगा। बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं है तो बोर्ड किसी को ऑथराइज करे कि ये आदमी मिनट साइन करेगा। जिस दिन रिजल्ट आ गया उसके 30 दिन, कुछ भी है, सारे पेजेस पर नंबर होने चाहिए ताकि बीच में से कोई पेज उड़ा ना दे। ठीक है? और मिनट क्या है? मिनट किसी मीटिंग के प्रोसीडिंग्स की फेयर और करेक्ट समरी है। समझ गए? मिनट क्या है? किसी भी मीटिंग की फेयर या करेक्ट समरी है। अब कह रहा है अगर किसी मीटिंग में कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो भी मिनट में लिखना जरूरी है। अगर बोर्ड या कमेटी की मीटिंग हुई है
तो मिनट्स में ये लिखना भी जरूरी, बोर्ड या कमेटी, जनरल मीटिंग नहीं, कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे और किसी रिजोल्यूशन पर कितने डायरेक्टर्स डिसेंटिंग थे या जिन्होंने वोट ही नहीं डाली। 7 डायरेक्टर प्रेजेंट थे, मिस्टर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मिस्टर ए और डी डिसेंटिंग थे और मिस्टर एफ ने वोट ही नहीं डाली, बाकी सबने फेवर में वोट डाली। जिन्होंने फेवर में वोट डाली उनका लिखने की जरूरत नहीं है, जो डिसेंटिंग थे उनका लिखने की जरूरत है, ठीक है जी। फिर कह रहा है जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स कितने प्रेजेंट थे, किसने कहां वोट करी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वहां बस ये लिख दीजिए रेजोल्यूशन पास हो गया मेजोरिटी से, छुट्टी, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ा मिनट्स क्या है, किसको कहते हैं मिनट्स, है ना, फेयर एंड करेक्ट समरी, किसका, मीटिंग का। अब हुआ क्या, मीटिंग में एक मेंबर बहुत फायर हो गया चेयरमैन पर, भयंकर। टोटल मीटिंग 45 मिनट चली और वो अकेला आदमी 20 मिनट तक चेयरमैन को गाली बकता रहा। तो बताओ टोटल कितनी चली, 45 मिनट, और एक आदमी का रोल कितना रहा, 20 मिनट, यानी उसका तो इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बात मिनट्स में शामिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि एक मेंबर बहुत फायर हो गया था, उसने ये बातें कही। तो कंपनी सेक्रेटरी ने मिनट्स बनाए और उसने लिखा कि मिस्टर ये, जो कि कंपनी के मेंबर थे, उन्होंने चेयरमैन को ये गालियां दी, बाकायदा। मिनट्स क्या है, फेयर एंड करेक्ट समरी, भाई साहब बिल्कुल फेयर एंड करेक्ट समरी लिख दी हमने, हाँ बाकायदा गाली भी लिख दी, ये गालियां दी, फेयर एंड करेक्ट समरी लिखनी है ना। तो ये तो बहुत मामला खराब हो जाएगा। तो कह रहा है चेयरमैन है, वो क्या होता है, सेक्रेटरी बैठा हुआ वहीं लिख रहा होता है, बाद में फेयर कर लेते हैं उसको। तो दोबारा बोलिए, हाँ वो सेक्रेटरी का काम है, सेक्रेटरी लिखता रहता है क्या क्या हुआ, है ना। फिर वो कह रहा है चेयरमैन को यह देखना है कि कोई मैटर अगर डिफेमेटरी है, इररेलीवेंट या इमैटीरियल है, या कंपनी के इंटरेस्ट से डेट्रीमेंटल है, अगेंस्ट है कंपनी के इंटरेस्ट के, तो चेयरमैन अपना विवेक यानी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगा और यह तय करेगा कि क्या इस मैटर को इंक्लूड करना चाहिए मीटिंग में या नहीं, मिनट्स में कि नहीं, ठीक है ना। वो यानी कि ऐसी चीजों को हटा भी सकता है चेयरमैन, डिफेमेटरी, डेरोगेटरी, इररेलीवेंट, है ना। अब वो लिख के ले आया सेक्रेटरी के मीटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले सभी मेंबर्स को एक समोसा, 2 रसगुल्ले, मीठे पारे, नमक पारे, कोल्ड ड्रिंक की छोटे वाली 100 ml की बोतल, ये सर्व की गई। ये क्या है, तेरी मौसी की बारात आ रही है, ये लिख के ले आया काटी से। तो ऐसी चीजें जो इररेलीवेंट है, इमैटीरियल है, डिफेमेटरी है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, चेयरमैन उसको कटवा सकते हैं। और ये चेयरमैन का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, वो किसी भी चीज को कटवा सकता है, किसी भी चीज को इंक्लूड करा सकता है। मिनट कहीं अपलोड नहीं होते, मिनट की बुक लिखी जाएगी, साइन की जाएगी और रख दी जाएगी। कोई उसे देखना चाहता है तो उसके लिए नियम है, अभी उस पर भी आएंगे। अब क्या कह रहा है, ये जो मिनट बुक है ये इस बात का एविडेंस है कि ये चीजें मीटिंग में हुई थी, ये रिजोल्यूशन पास हो गया था, लिखा है मिनट्स में, तो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। Where the minutes have been kept, then until contrary is proved, the meeting shall deemed to have been duly called and held, and all proceeding thereact to have duly taken place, and the resolution passed by postal ballot to have been duly passed. In particular, all appointment of director, KMP, auditor, company secretary shall deem to be valid. सब चीजें वैलिड मानी जाएंगी। क्या कह रहा है, until
कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। लेकिन आपके पास इस बात का पक्का सबूत है, वीडियोग्राफी आपके पास, कि इस डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के टाइम में मौजूद 50 लोगों में से 40 लोगों ने अगेंस्ट में हाथ खड़ा किया था। मेरे पास इसकी वीडियो बनी हुई है, तो मैं उसे झूठा साबित कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास अगर कोई एविडेंस नहीं है इसके खिलाफ, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर जो मिनट में लिखा है मानना पड़ेगा। फिर कह रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग है जनरल मीटिंग की, सिर्फ जनरल मीटिंग की, ना तो सर्कुलेट की जाएगी ना एडवर्टाइज की जाएगी। हां, ये कह रहा है अनलेस इट इंक्लूड मैटर रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन टू बी कंटेन्ड इन द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ सच मीटिंग। हां, मिनट में लिखा जाना चाहिए था, लिख दिया, लेकिन उसे सर्कुलेट नहीं करना। मिनट्स बन गए, साइन हो गए, लॉकर में रख दो, खत्म। मिनट्स लिखते वक्त सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। मिनट्स हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखे जाएंगे और सदा के लिए प्रिजर्व किए जाएंगे। जनरली ये कंपनी सेक्रेटरी के कब्जे में होते हैं या बोर्ड किसी को ऑथराइज करे। ठीक है जी, प्रिजर्व परमानेंटली मैंने आपको बता ही दिया है। फिर कह रहा है इंस्पेक्शन। मिनट बुक कहां रखी जाती है? मिनट बुक कहां रखी जाएगी, किस प्लेस पर? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। और ड्यूरिंग बिजनेस आवर इंस्पेक्शन के लिए, देखे जाने के लिए खुली होगी। कोई भी मेंबर बिना पैसे दिए आकर मिनट बुक को देख सकता है। लेकिन आप इंस्पेक्शन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आर्टिकल में लिखकर या जनरल मीटिंग में इंपोज करके। लेकिन फिर भी कम से कम 2 घंटा हर एक बिजनेस डे पर आपको इंस्पेक्शन अलाउ करना होगा। यानी आप क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं? आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि मीटिंग के मिनट्स केवल लंच के बाद ही दिखाए जाएंगे, मीटिंग के मिनट्स केवल लंच से पहले ही दिखाए जाएंगे, केवल 2 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से 2 बजे से पहले। लेकिन 2 घंटे से कम टाइम नहीं रख सकते। ठीक, वो कहेगा मुझे मिनट्स देखने हैं, इंस्पेक्ट करने हैं, मैं मेंबर हूं, तो वो कहेगा देख ले भैया, ये रखी, पढ़ ले। ठीक है, मिनट्स की कॉपी अगर कोई मेंबर मांगेगा, इंस्पेक्शन नहीं, अब वो क्या कह रहा है, मुझे इसकी फोटोकॉपी करा के दो, तो उसे 7 दिन के अंदर अंदर फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन उस केस में आप फीस ले सकते हो। अगर वो सिर्फ देखना चाहता है फ्री, कॉपी चाहता है पैसे दे दे भाई, फोटोकॉपी के पैसे दे दे, ले जा। ठीक है जी, लास्ट के कुछ सेक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एनुअल जनरल मीटिंग। मैंने बताया था 2 तरह की मीटिंग्स होती हैं, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखो भाई, कह रहा है हर एक कंपनी ओपीसी को छोड़कर हर साल, और यहां साल का मतलब है कैलेंडर ईयर, बिल्कुल 100%। क्या कह रहा है? हर साल। मिनट पे भी आ सकता है और सेक्शन 117 पे भी आ सकता है ना। मिनट पे आएगा तो मिनट कैसे बनते हैं, कौन साइन करता है, कैसे इंस्पेक्शन होता है, कैसे कॉपी ली जाती है, सब लिखना है। एनुअल जनरल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कैलेंडर ईयर में हर कंपनी को, प्राइवेट पब्लिक हेन तेन कैसी भी, एनुअल जनरल मीटिंग करनी ही करनी होगी। ठीक है, आगे कह रहा है लेकिन, अब यहां जरा ध्यान से सुनना, ये कह रहा है 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, जब भी आप एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेंगे तो उसमें लिखा जाएगा कि ये एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस है। उसमें क्या लिखा जाता है?
जैसे मान लीजिए आपकी 7th एनुअल जनरल मीटिंग है, तो ऐसे लिखा जाएगा कि ये कंपनी की 7th एनुअल जनरल मीटिंग, ये कंपनी की 42nd एनुअल जनरल मीटिंग, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, देखो पहली शर्त क्या है, कैलेंडर ईयर में 1 होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, 2 के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, साल खत्म होने के, कौन सा साल, फाइनेंशियल ईयर, उसके 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च, तो कब हो जानी चाहिए, 30 सितंबर से पहले पहले। अब आपके ऊपर लगा दी 3 रेस्ट्रिक्शन, कौन कौन सी, चलो पहले एक पूरा पढ़ा दूं फिर करते हैं। हाँ, 3 रेस्ट्रिक्शन हो गई। अब सब किसी वजह से मान लो नहीं हो पाई तो आप आरओसी से कहिए कि वो आपको एक्सटेंशन दे दे, कितने दिन की, 3 महीने की, यानी 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन मिल सकती है। लेकिन आरओसी भी चाहे तो फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन नहीं दे सकता, फर्स्ट एजीएम में नहीं दे सकता। अच्छा जी, फर्स्ट एजीएम कब हो जानी चाहिए, ये कह रहा है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर। इसलिए नहीं दे सकता एक्सटेंशन क्योंकि पहले से ही कितने महीने दे दिए, 9, 3 महीने फालतू दिए ना फर्स्ट एजीएम के लिए, इसीलिए तो दिए, 3 महीने यहां जोड़ दिए ना, फिर आरओसी एक्सटेंशन क्यों चाहिए। ठीक है जी, if a company hold its first annual general meeting as such, then it is not necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporation। अगर इस प्रोविजन के हिसाब से कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कर ली, अगर इसके हिसाब से कंपनी ने एजीएम कर ली, तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एजीएम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने अभी अभी बताया है कि हर साल एक एजीएम होनी चाहिए। अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, सुनो। मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 8 जून 2018, लेट अस सपोज, ठीक, यानी 2018 में कंपनी एग्जिस्ट करती थी, तो 2018 में भी तो एक मीटिंग होनी चाहिए। यही तो कह रहा है 96, हर साल हर कैलेंडर में एक एजीएम होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है, हमारे साथ समस्या यह है साहब कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म होगा, 31 मार्च 2019। अभी हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर ही खत्म नहीं हुआ, तो हम एजीएम कैसे बुलाएं, क्योंकि एजीएम में आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स रखने हैं, बैलेंस शीट, P&L, ये सब रखना है, ऑडिट रिपोर्ट रखनी है, वो तैयार ही नहीं है क्योंकि वो तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही तैयार होंगे ना। तो 2018 में हम मीटिंग कैसे करते, बात तो सही है, बात तो सही है। इसलिए प्रोविजन किया, कह रहा है कब तक हो जाना चाहिए पहली एजीएम, कब तक हो जानी चाहिए, एज पर सेक्शन 96, विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी इस केस में कब तक हो जानी चाहिए थी, अरे 2019 में ही तो होगी। आपका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, वहां से 9 महीने गिन लो। क्या कह रहा है 96, पहली एजीएम कब हो जानी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर 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 अंदर।
हाँ, यानी 31 दिसंबर 2019 से पहले पहले मीटिंग हो जानी। कब? 31 मार्च 2019। उसके बाद 9 महीने कब खत्म होंगे? 31 दिसंबर 2019। समझ गए? इसके बीच में कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए। ठीक, अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं और फिर जवाब पूछूंगा मैं आपसे। हमने एजीएम बुला ली, हम बहुत स्मार्ट थे, बहुत तेज थे। हमने कहा हम लास्ट दिन तक वेट क्यों करेंगे, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया ना। हमने 15 मई को मीटिंग बुला ली अपनी। बताओ सही किया कि गलत किया? बिल्कुल सही किया। कब तक बुला लेनी थी? 31 मार्च 2019। हमने कब बुला ली? 15 मई 2019। बिल्कुल बढ़िया। एक कमी रह गई बस, 2018 में एक भी मीटिंग नहीं हुई। तो सेक्शन 96 ये कह रहा है अगर आपने पहली मीटिंग सही तरीके से बुला ली तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एजीएम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी 2018 में कोई जरूरत आपको नहीं है। अब 2019 में मीटिंग हुई ना, तो अगली मीटिंग कब हो जानी चाहिए? अगले कैलेंडर ईयर में, यानी 2020 में। पहली शर्त, ठीक है ना। अब सुनो जी, सर सारी बात कर रहा हूं मैं। सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग पर आओ, है ना। सबसे पहले क्या कह रहा है? अगले साल यानी 2020 में मीटिंग हो जानी चाहिए, यानी कि अप टू एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। आपको कैलेंडर ईयर के एंड होने तक कभी भी कर लो, ठीक है। कैलेंडर ईयर कब खत्म हो जाएगा अगला? 2020। इस डेट तक कर लो। एक प्रोविजन तो ये कह रहा है। एक प्रोविजन क्या कह रहा है कि भैया, हाँ पहले 15 मंथ वाला लिख लेता हूं, चलो। वो कह रहा है 2 मीटिंग के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितना गैप हो सकता है? 15 महीना। मेरी मीटिंग कब हो गई? 15 मई 2019। तो अगली मीटिंग किस डेट तक हो जानी चाहिए? 14 मई 2020, है ना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी मेरी मीटिंग हो जानी चाहिए 14 अगस्त 2020। और तीसरा प्रोविजन क्या कह रहा है? तीसरा प्रोविजन कह रहा है विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर, वो 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 30 सितंबर 2020। ठीक है। अगर मैं इस डेट को मीटिंग करूं तो मैं 2 प्रोविजंस का वायलेशन कर रहा हूं, है ना। लेट हो गया ना मैं, ये दोनों प्रोविजन तो मैंने वायलेट कर दिए, ठीक है। अगर मैं इस डेट को मीटिंग कर लूं तो भी गलत होगा, एक प्रोविजन फिर मैंने वायलेट कर दिया। तो यानी कि ये 3 डेट सही लिखने के बाद आप ये देखेंगे कि इसमें लेटेस्ट डेट कौन सी है और उस डेट तक मीटिंग हो जानी चाहिए। ये नियम है। समझ में आ गई डेट कैसे तय करते हैं? अब क्वेश्चन पूछूं? चलो जी। अब ये कह रहा है जी सेकंड एजीएम की एक्चुअल डेट 30 अप्रैल 2020 है। सही कर ली ना भाई? 14 अगस्त 2020 से पहले होनी चाहिए थी, 30 अप्रैल 20 को कर दी मैंने, सही कर दी। अब बताओ थर्ड एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? तो वही काम करना है हमको, 3 डेट लिखनी है। अप टू एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, ठीक है। यानी अप टू एंड ऑफ कैलेंडर ईयर क्या हुआ? 2021। 20 वाली मीटिंग तो हो गई, अब 21 में होगी।
या फिर (15 months) या विद इन 6 months फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, यानी वही 30 सितंबर। ये तो बदलने से रहा, ये दोनों डेट तो बदलने से रही, यही फाइंड आउट करनी है, बस फाइंड आउट करो। है मई, जून, जुलाई, है ना, 29 जुलाई। बेटा 30 से शुरू करोगे ना तो 29 को खत्म हो जाएगा महीना। मीटिंग अगर सॉरी मंथ अगर शुरू होता है 1 तारीख से तो 1 तारीख को खत्म नहीं होता, 30 को खत्म हो जाता है। मंथ अगर आपका 30 को शुरू हुआ तो 30 को नहीं खत्म होगा, 29 को खत्म होगा। समझे? अच्छा, क्या होनी चाहिए डेट बताओ? इससे पहले पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। और एक्चुअल डेट जो है मेरी वो है 29 जुलाई 2021। ठीक, इस डेट को हो जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे मिल गई एक्सटेंशन। और एक्चुअली जो मैंने करी मीटिंग, एक्चुअली है ना, ये एक्चुअल डेट नहीं है, मुझे एक्सटेंशन मिल गई थी। मैंने मीटिंग करी 10 अगस्त 2021 को, क्योंकि एक्सटेंशन मिल गई थी 3 महीने, कर सकता था, कर ली। अब बताओ 4th AGM कब होनी चाहिए? ऑब्वियसली एक्चुअल डेट से गिनेंगे। इन्होंने कहा कि जी 9 नवंबर 2022 से पहले पहले हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि सर 30 सितंबर से पहले पहले हो जाना चाहिए। सही जवाब है 30 सितंबर से पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? बस यही है खेल इसमें, और कुछ नहीं है, बाकी सब तो आसान है। फिर क्या कह रहा है जी? AGM आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन AGM शुरू होने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक का है। शुरू होने का समय, खत्म होने का कोई समय नहीं है। आपने 5 बजे AGM शुरू कर दी, 10 बजे तक चली, कोई दिक्कत नहीं, 11 बजे तक चली, कोई दिक्कत नहीं। शुरू कब हो गई? 6 बजे से पहले पहले। ठीक, अच्छा, कभी भी कीजिए, जिस दिन आपका मन आए उस दिन कीजिए, बस उस दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। नेशनल हॉलीडे, ठीक है ना, नेशनल हॉलीडे की अलग लिस्ट निकलती है, गस्टेड हॉलीडे की अलग निकलती है। द AGM शैल बी हेल्ड, AGM कहां होनी चाहिए? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे कर लो। अरे सर रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा सा है, एक दुकान है छोटी सी, उसमें कहां 100 लोग आ जाएंगे? बात भी ठीक है, चलो किसी और प्लेस पे कर लो, लेकिन वो प्लेस उस सिटी, टाउन या विलेज के अंदर अंदर होना चाहिए जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी कंपनी को इन चीजों से एग्जेम्प्ट कर सकता है। 9 से 6 नेशनल हॉलीडे विद इन रजिस्टर्ड ऑफिस, इन 3 चीजों से केवल है। हां, हम एग्जाम्पशन के लिए जाएंगे तब कि साहब हम तो करना ही नेशनल हॉलीडे पे चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो कर लीजिए। साहब हम तो अपने स्टेट से बाहर जाकर AGM करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह देगी तो कर लीजिए। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ऑल अनलिस्टेड कंपनी में बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल मेंबर्स इन एडवांस। याद करो, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन है या एग्रीमेंट है जो सब लोगों की कंसेंट से पास होना है तो उसका नोटिस, उसकी कॉपी ROC को जाएगी। खैर, कह रहा है अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो देश में कहीं कर लो आप। विदेश में भी कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको?
सभी लोगों की कंसेंट राइटिंग में चाहिए, विदाउट एनी एक्सेप्शन। इस चीज से नहीं एग्जाम्प्ट कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 चीजों से एग्जाम्प्ट कर सकती है बस, 6 से 9, प्लेस और डे, नेशनल हॉलिडे, बस। प्राइवेट कंपनी है, 8 मेंबर हैं, सब लोग गोवा जाकर एजीएम करना चाहते हैं, कर लो यार, क्या आफत आ रही है। अनलिस्टेड कंपनी, ठीक। फिर कह रहा है सेक्शन 97 कहता है कि अगर डिफॉल्ट होता है, आपने मीटिंग नहीं बुलाई, बुलानी चाहिए थी, नहीं बुलाई, तो कोई भी मेंबर एनसीएलटी में शिकायत कर सकता है कि साहब इनको एजीएम बुलानी थी, इन्होंने नहीं बुलाई। तो एनसीएलटी डायरेक्ट करेगा कि मीटिंग बुलाई जाए, और हो सकता है वो ये भी कह दे कि एक मेंबर भी अगर आ गया तो उसे भी एजीएम मान लिया जाएगा। आप एनसीएलटी गए, साहब मीटिंग होनी चाहिए थी, हुई नहीं, साहब पिछले साल की नहीं हुई अभी तक, बताओ। एनसीएलटी ने कहा ये तो गलत बात है, मीटिंग बुलाओ। कंपनी को लेटर लिखा, कंपनी से कोई आया ही नहीं, दोबारा नोटिस भेजा, कोई आया ही नहीं। हमने कहा साहब आप कह भी दोगे ना तो भी कंपनी मीटिंग बुलाएगी नहीं, नोटिस ही नहीं भेजेगी, मीटिंग कहां से होगी। तो एनसीएलटी कहेगी ठीक, तुम जो चाहे वो निर्णय लिखकर दे दो, हम ठप्पा लगा देंगे कि एजीएम में ये रेजोल्यूशन पास हो गया है, ठीक है। एक मेंबर भी एजीएम कंस्टिट्यूट कर सकता है अगर एनसीएलटी ऐसा डायरेक्शन दे तो। फिर क्या कह रहा है, एजीएम होने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, और ये रिपोर्ट मीटिंग मिनट्स के अलावा बनाई जाएगी। इसको चेयरमैन साइन करेंगे और 2 और डायरेक्टर भी साइन करेंगे। अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा। इसमें क्या लिखा होगा, इसमें लिखा होगा डे, डेट, आवर, वेन्यू, इसमें लिखा होगा चेयरमैन कैसे अपॉइंट हुआ, इसमें लिखा होगा कितने मेंबर थे, इसमें लिखा होगा कि कोरम प्रेजेंट था, इसमें लिखा होगा कि इस एक्ट का, रूल का, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का पालन हुआ है। अगर मीटिंग एडजॉर्न होती है, पोस्टपोन होती है या चेंज इन वेन्यू होता है तो वो भी लिखा जाएगा। कोई और पॉइंट जो रेलिवेंट लगता है वो भी लिखा जाएगा। ये रिपोर्ट एमजीटी 15 में लिखकर 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को जाएगी। ऐसा नहीं करने पर कंपनी के ऊपर और उसके हर ऑफिसर के ऊपर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, प्लस 5,000 रुपए पर डे का एडिशनल जुर्माना भी लगाया जा सकता है जी। हर एजीएम की रिपोर्ट जाएगी। फिर आ जाइए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पर। देखो भाई, जो मीटिंग एजीएम नहीं है वो मीटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। 2 एजीएम्स के बीच में बुलाई हुई जनरल मीटिंग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहा जाता है, ठीक है जी। बोर्ड जब चाहे तब ईजीएम बुला सकता है। किसको पावर दी? बोर्ड को, ठीक है। कहां बुलाएगा मीटिंग? ये कह रहा है ईजीएम जो है वो आप इंडिया में कहीं भी बुला लो। ईजीएम आप पूरे इंडिया में कहीं भी बुला सकते हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी किसी फॉरेन कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी वो होती है जिसमें 100% शेयर होल्डिंग किसी दूसरे के पास हो, दूसरी कंपनी के पास हो, तो वो इंडिया के बाहर भी अपनी ईजीएम बुला सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक कंपनी है, वो होली ओन्ड सब्सिडरी है किसी कोरियन कंपनी की, तो बोर्ड चाहे तो कोरिया में भी ईजीएम बुला सकता है, ठीक है। यानी ये तो बात पक्की हो गई कि मीटिंग बुलाने का राइट केवल किसके पास है? बोर्ड के पास, ठीक है। हाँ, अच्छा। अब मान लो मेंबर्स चाहते हैं कि मीटिंग हो, क्या मेंबर्स चाहते हैं मीटिंग हो,
तो कह रहा है रेक्विजिशन से मेंबर्स भी मीटिंग बुला सकते हैं बोर्ड को रिक्वेस्ट भेज के। ठीक है, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाली है तो जिन लोगों के पास 1/10 शेयर कैपिटल है वो अगर राइटिंग में कंपनी को लिख कर दें कि एक ईजीएम बुलाइए तो कंपनी को ईजीएम बुलानी पड़ेगी। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है वो कंपनी से रिक्वेस्ट करें तो कंपनी को ईजीएम बुलानी पड़ेगी। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, आप राइटिंग में रेक्विजिशन दीजिए। ठीक है, ओके, कम से कम 21 दिन पहले प्रपोज्ड डेट ऑफ ईजीएम ना। ठीक है, ठीक है, 21 दिन पहले। क्यों? क्योंकि 21 दिन का नोटिस भी तो भेजेगा फिर बोर्ड। आपने रिक्विजिशन ही भेजी 15 दिन पहले तो कैसे बुला लेगा? 21 दिन का तो नोटिस ही जाता है भाई। 21 क्लियर डेज का नोटिस जाता है हर एक मीटिंग का, है ना? तो आप कम से कम 30 दिन पहले, 40 दिन पहले बोर्ड को कहो कि हम ईजीएम बुलाना चाहते हैं ताकि बोर्ड 21 क्लियर डेज का नोटिस भेज सके। ठीक है, नोटिस में आप स्पेसिफाई की अब बोर्ड ने नोटिस भेजा, नोटिस में क्या लिखा होगा? प्लेस, डेट, क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट होना है, अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन है तो उसका लिखा जाएगा। ठीक है, आप पहली वाली क्लास में नहीं थी जो फर्स्ट क्लास थी? हाँ, जिस दिन मीटिंग होनी है उससे कम से कम 25 डेज पहले, उससे कम से कम 25 डेज पहले नोटिस डिस्पैच हो जाना चाहिए। उसे कहते हैं 21 क्लियर डेज। हाँ, जिस दिन डेट ऑफ मीटिंग है उससे कम से कम 21 क्लियर डेज पहले। 21 क्लियर डेज एक्चुअली 25 डेज बनते हैं। ठीक, अच्छा। नोटिस शैल बी साइंड बाय ऑल रेक्विजिशनिस्ट और बाय रेक्विजिशनिस्ट ड्यूली ऑथराइज इन राइटिंग। अब ये कह रहा है, सुनो, कैसे जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस से जाएगा। नोटिस जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको सबमिट करना है ताकि बुलाया जा सके मीटिंग। अब मान लो ये कह रहा है बोर्ड जो है उसको मीटिंग बुलानी है 21 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन रेक्विजिशन मिला बुला लेनी है 21 दिन के अंदर अंदर। नोटिस भेज देना 21 दिन के अंदर अंदर। सुनो ध्यान से, आज रिजोल्यूशन मिला, आज रेक्विजिशन मिला, तो ऐसा नहीं है कि 21 दिन में मीटिंग हो जानी चाहिए, नहीं, 21 दिन के अंदर अंदर नोटिस चला जाना चाहिए। किसका? मीटिंग का। और मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? मीटिंग रेक्विजिशन से 45 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए बोर्ड ने नहीं बुलाई मीटिंग, 45 दिन रुकोगे तो पता लग जाएगा, है ना? बोर्ड ने नहीं बुलाई मीटिंग, कह रहा है नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी गिवन टू दोज मेंबर हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर विद इन 3 डेज। ठीक है, अगर कंपनी ने मीटिंग नहीं बुलाई, अगर कंपनी ने मीटिंग नहीं बुलाई तो क्या होगा? तो फिर मेंबर्स जो हैं वो मीटिंग बुला लेंगे 90 डेज के अंदर अंदर। डेट कंपनी डिसाइड करेगी। हाँ, देखो बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूं आपको। सुनो, ऐसे समझो, सुनो, रेक्विजिशन हमको मिला आज, ठीक है, आज मिला, तो नोटिस कब तक भेज देना है?
नोटिस डिस्पैच हो जाना चाहिए जिस दिन रेक्विजिशन मिला उसके 21 दिन के अंदर अंदर। मीटिंग नहीं करनी 21 दिन के अंदर अंदर। मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? यहां से, है ना, यहां से कितने 45 दिन के अंदर अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिन्होंने रेक्विजिशन भेजा है वो खुद मीटिंग बुला लेंगे 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। और इस केस में जो भी खर्चा रीजनेबल हुआ है किनका, रेक्विजिशनिस्ट का, वो कौन भरेगा? कंपनी भरेगी। और ये मीटिंग कंपनी द्वारा बुलाई गई वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। खत्म। मेंबर के लिए 30 दिन, 30 दिन पहले नहीं, 21 दिन पहले। ये देखो यहां लिखा, है ना 30। ये देखो सब जगह 21 दिन लिखा हुआ, 30 दिन तो कहीं भी लिखा हो। समझ गए? तो इसके साथ आपका जनरल मीटिंग का टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसकी कॉपी आपको अगले साल अगली क्लास से पहले मिलेगी।